ये गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर पर। डियर स्टूडेंट, कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम भी किसका है? एक्सटेंशन का एग्ज़ाम है आपका। तो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं क्योंकि यह विषय ऐसा है कि इसमें कुछ साइकोलॉजी की ज़्यादा बातें होती हैं और इसमें एग्जैक्ट पॉइंट कम होते हैं जिसको हम डायरेक्ट जिसे याद कर लें उसका डायरेक्ट आंसर कर दें। तो ऐसी बातें यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको बहुत समझ करके जो है आंसर को देना पड़ेगा, समझना होगा प्रश्न की भाषा को, प्रश्न के लहजे को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। सो गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। क्योंकि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर डेली बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के जो आंसर की प्रोवाइड की जाती हैं, साथ ही साथ हर एक पेपर के प्रैक्टिस सेट भी आपको डेली शाम को लाइव करवाए जाते हैं। तो आप सभी से यार विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को जितना शेयर हो सके भाई उतना शेयर कर देना। आज की क्लास में अगर आप 250 बच्चों को जोड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी गाइज। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है भाई जितना हो सके उतना शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित ऑथेंटिक और लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहते हैं। सभी का स्वागत है आज की इस इम्पॉर्टेंट लाइव क्लास में। प्लीज़ डियर विद्यार्थी, शेयर करके आज की क्लास में कम से कम 200 स्टूडेंट को जोड़ लेना। आज की क्लास में जो टारगेट है कि कम से कम 200 स्टूडेंट्स आज की क्लास में लाइव आने चाहिए। क्या आप सभी लोग सहमत हैं? अगर आप लोग सहमत हो तो एक बार फटाफट यार वीडियो को शेयर कर दो सभी स्टडी ग्रुप्स में, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, 60 प्रश्न यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। सो गाइज, देर ना करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट। यार आप सभी लोग प्लीज़ यार वीडियो को भाई शेयर कर दें प्लीज़। आपसे बार बार नहीं कहूँगा, बस एक ही बात एक बार बोले दे रहा हूँ कि शेयर करने को। तो यार समझ सकते हो भाई, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज। हमारी तबीयत भी यार ज़्यादा सही नहीं रहती है, आप समझो मैं बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको मिल पाएँ। तो यार भाई, आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका भी इतना फर्ज बनता कि आप थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट करते चलें। तो प्लीज़ यार, मुझे अभी यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है, आप ये टेंशन ना लो कि बहुत कुछ कमा रहे हैं। यूट्यूब से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा अभी, बस आप सभी के लिए दुआओं और आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप सभी के हेल्प के लिए काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार हो सके जितना शेयर कर देना भाई, ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्न है कि व्हेन 2 or more persons मीट इट इज, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वह होता है। कहने का मतलब ये है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप, और जो लोग मिलते हैं वो पर्सन्स होते हैं तो उसको सामाजिक समूह बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वह होता है, क्या होता है? सामाजिक समूह होता है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ रहते हैं? व्यक्ति रहते हैं समाज में। तो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी के साथ में। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और शानदार उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यथार्थ दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। सभी लोग अपने आंसर को देते चलेंगे, साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलें बस। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। कह रहा है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 4 होगी, क्योंकि कैटेट मतलब कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंट्रेंस टेस्ट, कैटेट के अंतर्गत 4 विश्वविद्यालय आते हैं, जैसे सीएसए हो गया, एनडीयूएटी नरेंद्र देव फैजाबाद वाला हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ की हो गई, और मानवर काशीराम विश्वविद्यालय यानी बांदा वाली यूनिवर्सिटी। तो कुल मिला के ये 4 विश्वविद्यालय यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु एमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है? डियर स्टूडेंट, समाजशास्त्री तो बहुत हुए हैं, क्या बात समझे कि समाजशास्त्री जो रूरल सोशोलॉजिस्ट हैं वो बहुत हुए हैं।
लेकिन इंडियन समाजशास्त्री कौन है? तो एस.सी. दुबे और एस.सी. श्रीनिवासन, ये दोनों भारतीय समाजशास्त्री हैं, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आईसीएआर स्थित है, पहली बात आईसीएआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्थापना की बात की जाए तो आईसीएआर की स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। जबकि लखनऊ में IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, NBRI यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सारे के सारे जो संस्थान हैं ये लखनऊ में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर की तरफ अपन लोग चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न की तरफ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथी आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? प्यारे बच्चों, जो भारत है, जो इंडिया देश है, इसकी मुख्य समस्या क्या है? अशिक्षा, गरीबी, ऋणग्रस्तता या फिर उपरोक्त सभी? लिटरेसी, पॉवर्टी, इंडिपेंडेंस, ऑल ऑफ द एबव। प्यारे बच्चों, जो भारत है इसकी मुख्य समस्या अशिक्षा, क्योंकि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन अशिक्षित है और गरीब जनता भी है, और गरीब होने के कारण ऋणग्रस्तता मतलब ऋण से दबी हुई है। तो ये सभी बातें भारत के संबंध में बिल्कुल सही हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के लेखक कौन है? एक पुस्तक है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, इस पुस्तक के प्यारे बच्चों लेखक कौन है? तो AR देसाई इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टेबलाइज्ड? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया 1960 में। 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था और विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और यूनिवर्सिटी है नैनीताल उत्तराखंड यानी पंतनगर में स्थित है। प्यारे बच्चों, कहाँ पे स्थित है? पंतनगर में यह स्थित है, पंतनगर में। ठीक है ना। पंतनगर से किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है। कौन सी पत्रिका? किसान भारती जो पत्रिका, ये पंतनगर से प्रकाशित होती है। ठीक है ना। अब गोविंद वल्लभ पंत के नाम यानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषों में जो गोविंद वल्लभ पंत थे ये भारत के या फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आई होप आपको हमारी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? जो हरित क्रांति है ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। आई होप जो हरित क्रांति है प्यारे बच्चों, ये ग्रीन रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? कृषि विकास से संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है किससे संबंधित है? कृषि विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। हरित क्रांति की बात करें कि इंडिया में हरित क्रांति कब आई, तो 1966 या फिर 67 में जो हरित क्रांति भारत में आई, 1966 से 67 में हरित क्रांति भारत में आई। और विश्व स्तर में हरित क्रांति के पिता की बात करी जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है भाई? नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति की बात की, जबकि भारत में तो वो है MS स्वामीनाथन। बच्चों कौन है? MS स्वामीनाथन है। बात की जाए कि हरित क्रांति शब्द दिया किसने, तो डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है ना। और हरित क्रांति जब इंडिया में आई थी तो किन फसलों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो वो फसलें हमारी थी गेहूं और धान। गेहूं और धान से संबंधित थी हरित क्रांति। गेहूं की प्रजातियां सोनारा 63, सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा राजो, छोटी लरमा और कल्याण सोना। जब हरित क्रांति 1966-67 में इंडिया में आई थी
तो ये प्रजातियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये प्रजातियां हरित क्रांति के समय आई थी, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो यार लाइक, नए फ्रेंड चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो, इसलिए शेयर करना ना भूलें। समाज शास्त्र का संबंध है साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, एंथ्रोपोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। समाज शास्त्र का संबंध है किससे है? प्यारी बच्चों, जो समाज शास्त्र का संबंध है वो किससे? मनोविज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, साइकोलॉजी से है। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। नहीं भाई, गलत बात है ये। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, इट इज वेरी राइट उत्तर है, बढ़िया आंसर है, सही है। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक अप्लाइड, गलत बात, देखो अप्लाइड साइंस नहीं है ये। सोशियोलॉजी इज नॉर्मेटिव साइंस, ये भी बात गलत है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट है कि मैरिज विद इन द कास्ट इज कॉल्ड। जब मैरिज विद इन द कास्ट के बीच में होती है, मतलब जाति के भीतर जब विवाह होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जात के भीतर जब विवाह हो तब तो बोलते हैं इसको एंडोगैमी। क्या समझे? जब जाति के भीतर हो, मतलब विद इन कास्ट में शादी हो जात की, तब तो बोलते हैं एंडोगैमी। जब जाति के भीतर विद इन कास्ट मैरिज हो यानी शादी हो तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। लेकिन जब क्या है कि जाति के बाहर शादी हो तो उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। अच्छे से याद कर लेना। अच्छे से याद कर लेना। जब जाति के भीतर विवाह हो तब तो बोलते हैं एंडोगैमी, और भाई जब जाति के बाहर विवाह हो मतलब विद आउट ऑफ कास्ट से शादी हो तो उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल इन्वायरमेंट मीन्स, सामाजिक वातावरण का अर्थ क्या है? सामाजिक वेशभूषा, अनुष्ठान, सामाजिक आचरण, उपरोक्त सभी। डियर स्टूडेंट, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। क्या सही होगा? यह सभी। सामाजिक वेशभूषा समाज के हिसाब से आपको पहनना पड़ेगा, कुछ अनुष्ठान होते हैं, सामाजिक आचरण को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये सभी, यानी डी ऑप्शन से राइट है। क्योंकि सामाजिक वातावरण का मतलब है समाज के प्रभाव होना किसी व्यक्ति पर, तभी आप सामाजिक वातावरण में रह सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त संपत्ति तो है, जब परिवार साथ साथ में रहेंगे, परिवार के सभी सदस्य साथ साथ में रहेंगे तो संयुक्त संपत्ति तो बोले जाएगी, संयुक्त संपत्ति होगी, जॉइंट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन और जब साथ साथ में रहेंगे तो समान धर्म भी मानते होंगे वो लोग, और जब साथ साथ में रहेंगे तो एक प्रकार के काम भी करते होंगे, समान व्यवसाय, लेकिन आकार छोटा नहीं होगा यार। जॉइंट फैमिली का मतलब है मिलजुल के कई लोगों को एक साथ में रहना। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का मतलब ही यही है कि सबको साथ में लेकर चलना है। तो छोटा आकार कैसे होगा? आकार तो बड़ा होगा ना। चलो भाई, तो हमसे पूछा था कि सुमेलित विशेषता नहीं है तो छोटा आकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर्स, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन? परिवार है, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। देखो, परिवार भी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति है जो उसके परिवार में जैसा भी वातावरण है, जैसे लोग रह रहे हैं, खान पान, रहन सहन जैसा भी है, तो आप यूनिक वहां पे नहीं हो सकते हो, आप स्पेशल व्यक्ति वहां पे नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो परिवार प्रभावित करता है पर्सनैलिटी को। अच्छा, अब जो भी पर्सन होगा वो स्कूल कॉलेज जाएगा तो पर्सनालिटी वहां पे डेवलप होती है। समाज पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सब पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए पर्सन एंड द सम ऑफ देयर कैरेक्टर रिफर्स टू। एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार
प्रतिमान और इनकी विशेषताओं की योग का उल्लेख करता है। पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सन्स हो, उसका व्यवहार, उसकी कैरेक्टर्स, उसके और उसके जो हैं क्वालिटीज़, ये सारी बातें उसकी पर्सनालिटी पर होती हैं डिपेंड। प्रेरणा मतलब किसी व्यक्ति के अच्छा कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और हम लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छा कार्य कर रहा तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रेरणा। संवेग क्या होता है? संवेग मतलब इमोशंस, कभी कभी हमें जो गुस्सा आती है या संवेग में आकर के हम कोई गलत फैसला लेते हैं तो ये सही नहीं होता, तो ये संवेग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के प्रकार हैं, मतलब द टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की विधियों के प्रकार हैं प्यारे बच्चों, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां दोनों। सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड, यहाँ पे सी यानी दोनों ये बातें सही हैं। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, नहीं सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, परिवार एक है, मतलब जो फैमिली इज वन इकोनॉमिक ग्रुप सही है, रिलीजियस ग्रुप से मतलब धार्मिक ग्रुप है, या फिर ये निशिप ग्रुप है मतलब नातेदारी समूह, उपरोक्त तो सभी। तो परिवार एक प्यारे बच्चों निशिप ग्रुप होता है, क्योंकि परिवार की कई सारे नातेदारी होती हैं, तो नातेदारी समूह में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, द वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फैमुलस विच इज। फैमिली शब्द फैमुलस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जो कि है किस भाषा का है प्यारे बच्चों? यह रोमन भाषा का। किस भाषा का? रोमन भाषा का। जो फैमिली यानी जो परिवार है, यह रोमन भाषा का शब्द होता है। यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जन्मजात प्रेरकों के प्रकार हैं, बोले तो काइंड्स ऑफ इनेट मोटिवेटर्स आर भूख, प्यास, काम। प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो भूख, प्यास और काम, ये क्रियाएं जो हैं उसके जन्म से होती हैं। अब ये बच्चा छोटा है तो उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, भाई छोटा है, जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जन्म से ही हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनिशियल काम है ये। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने की विधि होती है, लर्निंग मेथड्स इज इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड, इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड और डायरेक्ट टीचिंग मेथड, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जो लर्निंग प्रोसेस है ये अपन लोग, शिक्षा है क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये बंद नहीं होती है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह स्टॉप नहीं होती है, जन्म दिन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब भी हम शिक्षा, मतलब सीखने का मतलब स्कूल कॉलेज नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि आप दिन प्रतिदिन कुछ भी ना करो तब भी हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बाहरी ज्ञान जो मिलता है, एनवायरमेंटल ज्ञान, हम कहीं मार्केट जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ सीख ही के आते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। डायरेक्ट टीचिंग मेथड में आप मोबाइल से पढ़ सकते हो, टीचर स्टूडेंट की मदद में कोचिंग पढ़ सकते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट टीचिंग मेथड। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सी विल बी राइट आंसर है। सभी लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो कर दो लाइक और चैनल को यार कर लो सब्सक्राइब। अगर आपको लगती हो वाकई हम मेहनत कर रहे हैं तो कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं। पर्सनैलिटी, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड पर्सनैलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कह रहा है कि पर्सनालिटी जो है ये किस भाषा का शब्द है? पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? पर्सनैलिटी, तो जो पर्सनैलिटी है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम है, द नेम ऑफ रिपीटेड ऑटोमेटिक बिहेवियर इज नोन एज। मतलब जैसे कोई कार्य हम पहले हमने करना स्टार्ट किया, कोई कार्य हमने पहले करना स्टार्ट किया और कुछ समय पश्चात वह हमारी आदत में आ जाए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वह काम हम करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? आदत बोलते हैं, हैबिट। मतलब रिपीटिशन की जब भी बात करें, जैसे मैंने सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना स्टार्ट किया, शुरू में 4-5 दिन तो हमने उसको सीरियसली लिया, पिया, अच्छा नहीं लगा सब कुछ, लेकिन कुछ समय पश्चात हम उसके आदी हो जाते हैं तो हमारी हैबिट कहलाती है, मुझे चाहिए ही चाहिए वो चीज। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव विज्ञान, जो मनोविज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। और ये जो बात है ये कही किसने थी? तो प्यारे बच्चों,
यहां पे कोई आंसर सही नहीं, इसका आंसर सीधे लिख लो बाहर से, जेबी वाटसन। ये बात की थी जेबी वाटसन जी ने कही थी, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट उत्तर ये हो जाएगा, यहां पे कोई आंसर दिया नहीं गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज, फ्रॉम यूनानी, फ्रॉम लैटिन। प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी, जब भी लॉजी शब्द लग जाए पीछे, लॉजी, हमेशा मैंने कहा है किसी के पीछे लॉजी लग जाए तो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और जिस भी किसी कल्चर लग जाए तो वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट, द ग्रुप वाज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप बाय समनर, बाय कॉले, बाय मैकाइवर, बाय कैरी मार्कस। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25। आप बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कूले। कूले ने कहा था द ग्रुप वाज क्लासिफाइड, मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, उसको प्राथमिक और द्वितीयक समूह में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये अवधारणा किसकी? कूले। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। द फैमिली इन ए एग्रेनियन सोसाइटी इज, कृषक समाज का परिवार होता है। यह पितृ सत्तात्मक बात है, मातृ या मातृ स्थानीय एकल। प्यारी बच्चों, पितृ सत्तात्मक बात होती है, पैट्रियर्कल बात होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंशिएट्स एन एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड इंडस्ट्री सोसाइटी? कृषक समाज और औद्योगिक समाज को विभेदित करता है, क्या करता है? पर्यावरण, व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता, उपरोक्त सभी। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सहकारिता का सिद्धांत है। बोले तो कोऑपरेशन। सहकारिता का मतलब होता है सभी को साथ साथ लेकर के चलना, मतलब भेदभाव की बात नहीं करना यहाँ पे। तो प्रजातांत्रिकता बिल्कुल बात सही, जिससे जो लीडर्स, नेता लोग होते हैं, प्रजातंत्र देश है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तो सभी प्रजा को हित में काम करना। तो सहकारिता का सिद्धांत है कि प्रजातांत्रिकता उनसे होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। और सहकारिता का मतलब है सभी को साथ लेना, तो यूनिटी की बात हो गई यहाँ पे, तो एकता वाला शब्द भी यहाँ पे सही है। तो गाइज यहाँ पर भी उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। सभी लोग यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल कर लो सब्सक्राइब, और हाँ शेयर जरूर कर दें प्लीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, सहकारी साख समिति जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? प्यारे बच्चों, कब लागू हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1906 में, या फिर 1907 में? प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की संस्था है जिला पंचायत, सहकारी समिति, ग्राम स्कूल। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? 13। देख लो, पंचायती राज व्यवस्था की हमसे बात करें पंचायती राज व्यवस्था को, तो ये कैसी व्यवस्था होती है? त्रिस्तरीय होती है। कैसी है? त्रिस्तरीय। बोले तो ग्राम, ब्लॉक और जिला, हो गई ना त्रिस्तरीय। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होती है, ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पर काम होता है, तो त्रिस्तरीय हो गई। समिति का नाम पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति है। संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन है। लागू सबसे पहले पंचायती राज कहां पे हुआ था? तो नागौर राजस्थान में हुआ था। कहां पे भाई हुआ था? नागौर राजस्थान में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ था। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर सब कुछ अच्छा है तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। भारत में सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया था। बोले तो कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय, इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर क्या है? बताएं आप सभी लोग। परिवार के प्रकार के आधार पर,
व्यवसाय के आधार पर, कौशल के आधार पर, उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द एबव इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। ए रूरल कम्युनिटी मेंटेन्स, जो ग्रामीण समुदाय रखता है, ये किस कम्युनिटी को मेंटेन करके चलता है? हम सभी लोग जानते हैं जो ग्रामीण के लोग होते हैं, जो गांव के व्यक्ति होते हैं, ये धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्या करते हैं? ये धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। छुआछूत वाली बात कि वो मुस्लिम है, हिंदू, इस प्रकार के धार्मिक भेदभाव बहुत करते हैं गांव के लोग। दूसरी बात, जाति प्रथा की उपस्थिति, जाति प्रथा की उपस्थिति करते हैं। और गांव के लोग मस्त मौला होते हैं यार, काम करते हैं खेतों में, अच्छे से भैंस का दूध निकालते हैं, पीते हैं, खाते हैं, इसके बाद खेतों पे जाएंगे, तरबूज, ककड़ी, कद्दू जो भी मिलते हैं चुरा चुरा के खाएंगे, खूब बढ़िया। मतलब ये सरल सादा जीवन के व्यक्ति होते हैं, बस ये समझ लो आप। यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक नेता के गुण होने चाहिए, मतलब कह रहा है एट्रीब्यूट्स। क्या प्रश्न है कि एट्रीब्यूट्स जो है, एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडर्स, जो नेता है, जो भी ग्रुप्स का लीडर्स है, जो लीडरशिप कर रहा है, या फिर चुनावी टाइम में नेताओं की जो बात है कि नेता नगरी करना चाहता है, नेता के अंदर क्या गुण होने चाहिए? नेता में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए दूर से, नेता अपनी बात पे अडिग हो और खुद के कॉन्फिडेंस जबरदस्त, आत्मविश्वास होना चाहिए। बस साहसी होना चाहिए नेता, नेता डरना नहीं चाहिए, डरपोक नेता के गुण नहीं होने चाहिए। मतलब विपरीत परिस्थितियां भी आ जाए, नेता को साहस दिखाना चाहिए। नेता अन्य की अपेक्षा बुद्धिमान भी होना चाहिए, क्योंकि जब बुद्धिमान होगा तभी वो आत्मविश्वासी होगा, साहसी होगा और अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये एक नेता के गुण होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? परिवार यानी फैमिली, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, विलेज। प्यारे बच्चों, परिवार जो है ये डायरेक्ट कोऑपरेशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच आर एन इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन एक संस्था है? परिवार, धर्म और स्कूल या फिर उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इनको अगर देखा जाए तो सब अपने आप में एक संस्था ही होती हैं, इसलिए इस आधार पर तो उत्तर सही हो जाएगा डी। लेकिन स्कूल मुख्य रूप से संस्था होती है, बाकी है नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक ढांचे की इकाई है? संस्था यानी इंस्टीट्यूशन, समूह यानी ग्रुप्स, सी नंबर है एसोसिएशन, 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो सोशल स्ट्रक्चर की बात की है हमसे, जब भी सोशल का स्ट्रक्चर मजबूत तभी होगा संस्था, समूह, एसोसिएशन, उपरोक्त सभी। डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा समूह। अगर सोशल स्ट्रक्चर मजबूत तभी माना जाएगा जब लोगों का समूह मजबूत होगा, इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। 38, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस सोसाइटी, मतलब सामाजिक प्रभाव से चलने वाली सोसाइटी है, या कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ, जीवन पर्यंत चलने वाली, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। देखो, जो भी व्यक्ति समाज में रहेंगे, जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं उसको तो बोलते हैं सामाजिक व्यक्ति। क्रिया कहलाएगी सामाजिकरण। तो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको समाज के प्रभाव से चलेंगे, मतलब समाज में जैसा भी वातावरण होगा वैसे ही उस व्यक्ति को अपने आप में खुद को डालना पड़ेगा। दूसरी बात, जीवन पर्यंत चलने वाली, जी हाँ बिल्कुल जीवन पर्यंत। समाज में जैसा भी माहौल अगर बदलता है तो इंसान भी अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाता है। तो यहाँ पे दोनों बात सही हो जाएगी। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 39 की तरफ काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, कल आपको यहां से जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फैमिली इंक्लूड्स, परिवार के आधारभूत कार्यों में समाहित है। बोला जाए तो बेसिक फंक्शन मतलब जरूरी बातें क्या है परिवार के लिए? वंश वृद्धि एवं आर्थिक सुरक्षा, मतलब क्या हुआ? प्रोक्रिएशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। प्यारे बच्चों, बात यहां पे यार कर रहा है कि वंश वृद्धि परिवार की बिल्कुल ये आधारभूत बात है कि वंश मतलब अपने बच्चों को ज्यादा जन्म भी देना है, वंश की में वृद्धि हो, ये बात भी सही है, और आर्थिक सुरक्षा भी उनकी हो।
ये बात भी हमें सही लग रही है। वंश वृद्धि एवं प्रेम, वंश जब वृद्धि होगा तो परिवार में प्रेम की भावना तो बनी रहती, नो डाउट। यहाँ पे वंश वृद्धि में भूखा निर्माण, वंश वृद्धि समाज। कुल मिला के प्रश्न के हिसाब से हमें लगता है ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, वंश वृद्धि एवं आर्थिक सुरक्षा। आई होप इस प्रश्न का बिल्कुल यही उत्तर होना चाहिए। जी हाँ, और यही हमारे हिसाब से बिल्कुल सही उत्तर है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोक्रिएशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। सहकारी समिति एक उदाहरण है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। जो परिवार है, परिवार तो होता है प्राइमरी ग्रुप्स। परिवार की बात करें, परिवार तो होता है, क्या होता है, प्राथमिक समूह होता है। लेकिन जो सहकारी समिति होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये सेकेंडरी ग्रुप्स में आती हैं। तो दूसरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे 41 की तरफ। सभी लोग यार वीडियो कर दो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि आपके साथी, आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फैमिली इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, जो परिवार है ये किसका उदाहरण है? फॉर्मल ग्रुप का है, इनफॉर्मल ग्रुप का है, प्राइमरी का है, या फिर सेकेंडरी ग्रुप का है, या फिर सेकेंडरी ग्रुप्स का है? बताओ भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? यहां पे सही उत्तर हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। मूव ऑन करेंगे प्रश्न नंबर 42 की तरफ। कुल मिलाकर 60 प्रश्न है आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जबरदस्त लगेगी, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। रूरल सोशियोलॉजी इज ए, जो ग्रामीण समाज शास्त्र, ये होता क्या है? तो प्यारे बच्चों यह आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस लीडर, ट्रेडिशनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, ऑल ऑफ द अबव। प्यारे बच्चों प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक प्रकार का पॉलिटिक्स होती है, इसमें चुनाव होता है इसका, तब जाके चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो कोई भी। तो यहाँ पर राजनीतिक नेता का एग्जाम्पल बिल्कुल सही हुआ, पॉलिटिकल लीडर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर बोले जाता है उनको। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 44 क्वेश्चन क्या है? इज एन एक्शन टू मोल्ड अदर अकॉर्डिंग टू वंस वन विल, मतलब दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की एक क्रिया है। लीडर्स की यह विशेषता है, प्रशासन की है, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। डियर विद्यार्थी समझो हमारी बात को, कि जब भी चुनाव का टाइम अभी चल रहा है, मान लो कोई लीडर्स, सब लोग आते हैं रैली करने, तो नेता के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बुद्धिमान होता है नेता लोग, मतलब अपने शब्दों के द्वारा जो मीटिंग्स में जो लोग आते हैं, जो आम जनता आती है, पब्लिक को और अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर वो पब्लिक उनके पक्ष में, फेवर में वोट करती है, या उनको उनकी बात सहमति है, उनको बात को मानने लगती है, तो ये सब गुण होते किस में है? तो भाई नेता के अंतर्गत तो गुण होते हैं। प्रशासन में इतनी बात होती नहीं, क्योंकि प्रशासन छोटे स्तर की बात है। जबकि नेता हो सकता है, अभी मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा है यूपी में, मान लो, ठीक है, सीएम का चुनाव चल रहा है। अब अगर किसी पार्टी में पकड़ है, इतनी रैली हुई, तो अपनी बात से तो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तभी तो लोग वोट करेंगे उसी के पक्ष में। इसलिए यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा लीडरशिप। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 45, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, मनोविज्ञान की वह शाखा जो ज्ञान प्रक्रिया से संबंधित है। प्यारे बच्चों यहाँ पे शब्द दिया है ज्ञान, यहाँ पे दिया मनोविज्ञान। राइट उत्तर हो जाएगा ज्ञान मनोविज्ञान। सीधा ऑप्शन लिखा है, जो प्रश्न में दिया गया वही ऑप्शन में। भाई जो मनोविज्ञान की शाखा होगी उसमें ज्ञान से संबंधित बातें होंगी, इसलिए ज्ञान मनोविज्ञान बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 46, मनोविज्ञान प्रथम बार परिभाषित किया गया भाई किस रूप में? आत्मा के, मतलब एज द साइंस ऑफ सोल। सोल बोले तो आत्मा के रूप में। एज द साइंस ऑफ ब्रेन, मतलब मस्तिष्क के रूप में। एज द साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस, मतलब चेतना के रूप में। एज द साइंस ऑफ द अनकॉन्शियस, अचेतना के रूप में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चेतना के विज्ञान के रूप में, क्योंकि मनोविज्ञान से हम जो है अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाते हैं काफ़ी। तो उत्तर सही हो जाएगा सी। 47 क्या है? आउट गोइंग, फ्रेंडली एंड वर्बल ट्रैट्स आर नोन एज, जो निर्गामी हो, मैत्रीपूर्ण हो, बाचाल हो। मतलब कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा बोलता है तो बाचाल हुआ, मित्रतापूर्वक व्यवहार भी करता है एक दूसरे से, निर्गामी दूर का है। इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको अगर दूर का व्यक्ति तो बहिर्मुखी बोल देंगे। बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट,
रेस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट एट विलेज लेवल्स आर। प्यारे बच्चों, हम हमेशा जानते हैं कि गांव के स्तर पर जो विकास कार्य होता है कौन करता है? प्रधान करता है। और प्रधान मुखिया कहां पे होता है? तो ग्राम पंचायत का होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि गांव लेवल पर जो विकास करता है यार पंचायत ही करती है, इसके अलावा भाई कोई नहीं करती। ग्राम प्रधान जो होता है उसी के सारे काम होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? बात की जाए योजना आयोग की, सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में हुई थी गाइस। ये थोड़ा गलत लिख गया मुझसे। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। लेकिन ध्यान रहे योजना आयोग का नाम बदल गया है अब 1 जनवरी और 2015 में जो है योजना आयोग का नाम नया बना दिया गया, नया नाम रखा गया, वो रखा गया नीति आयोग। क्या रखा गया? नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये सारी बातें थी योजना आयोग से संबंधित। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, और वर्तमान समय में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ पे हैं। नेक्स्ट, आज की वीडियो को यार शेयर कर देना, कम से कम 150 नहीं बल्कि 200 स्टूडेंट आज आने चाहिए। कल का रिकॉर्ड जरूर टूटे तो अच्छा लगेगा हमें। फिल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द शेड्यूल हिमसेल्फ। अनुसूची के प्रश्नों को क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों, अनुसूची के प्रश्नों को बोलते हैं उत्तरदाता, बोले तो रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट बोलेंगे। ऑप्शन उत्तरदाता यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, प्रश्नों की सूची जो डाक द्वारा सूचनादाता को भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोला है प्रश्न ने? द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच इज सेंट बाय पोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड। मतलब जब डाक के द्वारा सूचना दाता को भेजी जाती है उत्तरदाता को, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू। एट प्रेजेंट द मीडियम ऑफ इंटरव्यू आर सिटिंग फेस टू फेस। कुछ इंटरव्यू ऐसे भी लिए जाते हैं जो फेस टू फेस, मतलब आमने सामने बैठा करके लिए जाते हैं। अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आमने सामने बैठा कर तो ये लिया जाता है इंटरव्यू। इंटरनेट के थ्रू भी लिया जा सकता है, ऑनलाइन भी आपका लिया जा सकता है, टेलीफोन के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इसलिए उपरोक्त सभी सही है। डी राइट उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस आईक्यू का फॉर्मूला आपसे पूछा गया तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू में 100। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज, इट इज नोन एज इंटेलिजेंस आईक्यू। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 54, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन रूरल एरियाज आर। मतलब जो गांव की ज्यादातर परिवार हैं, गांव के जो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वो कैसे होते हैं भाई? संयुक्त परिवार हैं, एकल परिवार हैं, दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, गांव लेवल की, शहरों की बात की जाए, शहरों में तो होते हैं एकल परिवार। देखो जो शहर हैं यहाँ पे किसी का परिवार साथ में नहीं है। आप लोग कहीं प्लॉट लेकर रहने लगो तो ये एकल परिवार हो जाता है। लेकिन गाँव की जो फैमिली होती है ना यार, वो जॉइंट फैमिली होती है, सभी लोग साथ साथ में रहते हैं, ज़्यादा से पूरा परिवार ही गाँव में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है, रिपीट क्वेश्चन हुआ। परिवार जो है, जो फैमिली है प्यारे बच्चों, ये एक रोमन शब्द है, रोमन भाषा का यह शब्द होता है। नेक्स्ट 56, ग्रुप प्लस डिफिनिट टेरिटरी कम्युनिटी फीलिंग्स। मतलब समूह है, निश्चित भूभाग है, सामुदायिक भावना है। ये किसके अंतर्गत आती हैं? सामुदायिक भावना। अब सामुदायिक भावना का मतलब क्या हुआ? जो भी लोग होंगे मतलब सभी के लिए अच्छी भावना, कोई गलत फीलिंग नहीं, तो उसको बोलते हैं समुदाय। और समुदाय की परिभाषा क्या हो सकती है? कम्युनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। कम्युनिटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। मतलब समुदाय जो है समाज का मिश्रण है। यह परिभाषा दी थी जेबी चिदम्बर ने। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 57 सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू। मतलब जो ये डेफिनेशंस है ये किसके थ्रू अकॉर्डिंग है? ये मतलब समाज, सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यह परिभाषा किसने दी? दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू मैकाइबर। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। अगर आपको क्लास यार पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। समाज की आधारभूत इकाई क्या है? मतलब बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। अब बताओ आप क्या होगा? समाज की आधारभूत इकाई पड़ोसी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पड़ोसी तो हो ही नहीं सकता।
समूह भी नहीं होगा, समुदाय भी नहीं होगा, परिवार होगा, क्योंकि समाज की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। जब परिवार साथ साथ में रहेगा तभी तो समाज का निर्माण होगा। तो परिवार सही भाई। 59। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज अगस्ट कॉम्टे, हॉबर्ट स्पेंसर, इमाइल डोखिम, मैक्स वेबर। राइट उत्तर हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर जान लें। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र, इसमें किसका स्टडी करते हैं? सही से देखा जाए तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। समाजशास्त्र मतलब एक समाज है और एक है शास्त्र। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में बी दिया गया, मतलब समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग समाज का ही स्टडी करते हैं। परिवार, समाज, सारी बातें एक हैं। तो व्यक्ति तो समाज के अंतर्गत आएंगे, समूह भी समाज के अंतर्गत आएगा, और सोशल बिहेवियर तो एक इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल पर्सन, मतलब जो सामाजिक व्यक्ति है उसका एक पार्ट होता है सोशल बिहेवियर करना। तो गाइस 60 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ये थे टॉप 60 प्रश्न जो कि आपकी एक्सटेंशन पेपर के हैं, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के हैं। तो इस क्लास को अच्छे से देख लेना, एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। इतना पढ़ के आप चले जाओगे तब भी आपको 10 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी ट्रिक बताते हैं कि कल के पेपर में, जो कल आपका पेपर होगा, उसमें सभी वाले जितने भी ऑप्शंस आए उसको आप सही करके चले जाना। कम से कम 12 से 13 सवाल आपके सही वाले आने वाले हैं, मतलब जिसमें चौथा ऑप्शन दिया गया होगा उपरोक्त सभी। 12 से 13 प्रश्न कल पक्का आएंगे उपरोक्त सभी वाले, तो उसमें आप सभी वाले जो गोला है उसको आसानी से भर के आएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपका उत्तर बिल्कुल सही निकले। तो ठीक है गाइज, इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी को यार बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।